Assalamualaikum. Today we will discuss the topics related to properties of binomial distribution. हम फिटिंग a binomial distribution पढ़ेंगे जिसमें हम पूरा ग्रुप डाटा बना के पूरा टेबल बना के सॉल्व कर रहे होंगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें क्या क्या फैक्टर्स लगते हैं क्या वर्किंग होती है वो देखेंगे। और इसके अलावा मीन निकालना, वेरिएंस निकालना और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कैसे निकाला जाता है वो सब देखेंगे। ठीक है बच्चे। और फिर हम इसको बस की बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा फिर। ठीक है। इसमें कंटिन्यूस, उसके बाद हम फिर अपने आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फिर वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने एंड किया था। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की लास्ट क्लास में डिस्कशन हुई थी, अब उसी को कंटिन्यू करेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप में इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप हमने प्रॉपर्टीज लास्ट टाइम लिखी थी, बट दोबारा लिख लेते हैं ताकि उसे एक रिकॉल हो जाएगा छोटा सा। सो ये याद रखना है कि हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़ रहे हैं ये किसकी टाइप है, ये है डिस्क्रीट टाइप है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। अच्छा, हमारे पास बुक में एक या दो शायद यही टाइप है और या एक और भी टाइप है, बट होती तीन है आपके पास। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास होता है बायनॉमियल, हाइपरजोमेट्रिक और आपके पास होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट के अंदर। ठीक है। और कंटिन्यूस में होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमें नॉर्मल तो पढ़ना ही है कंटिन्यूस का, बट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि डिस्क्रीट में आपके पास सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं पहले कि ये जो है इट इज डिस्क्रीट, इट इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम मेंशन कर देते हैं ताकि कुछ चीज़ें जो मेंशन करने की वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन कर लेते हैं। सो इट विल बी इजी कि हम उस पर डिस्कशन करके उस पर रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो हमने डिस्कस किया, ये हो गया पहला पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट आपके पास, इसमें जो पैरामीटर्स यूज होते हैं ना, मतलब इसको यूज करने के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं ना, जैसे कि मीन में पैरामीटर्स होता है टोटल वैल्यूज ऑफ एक्स और एन। तो पैरामीटर मतलब हम इसको किसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं, वो पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो बच्चों पैरामीटर्स इसके दो होते हैं। इट हैज, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, इट हैज पैरामीटर्स जिसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं, एन एंड पी। P means probability of success, and means total number of values या number of quantities हो गई। ठीक है। सो ये हो गए दो पॉइंट्स। देन तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है बायनॉमियल एक्सपेंशन से ही बन के बना है। इसको हम यूं भी किस कह सकते हैं, P प्लस क्यू की पावर n। इस फॉर्मूले से जो बनेगा वही बनेगा ये भी। और दूसरी कंडीशन है समीशन, इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है n i x इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे p की पावर x, क्यू एन माइनस एक्स। इन सब के जितने आंसर आ रहे हैं सबको प्लस कर लें तो ये सब टोटल जो है ना हमेशा वन होता है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है मैक्सिमम वो वन होती है, वन से बड़ा आंसर नहीं आ सकता इसका। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इससे कोई फैक्टर मल्टीप्लाई होता है तो वो केस डिफरेंट है, उसको इससे मिक्स मत करिएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। तो पॉइंट नंबर 4 बेटा हमारे पास क्या है, पॉइंट नंबर 4 में मीन को डिस्कस किया हुआ है। मीन हमारे पास क्या होता है, मीन को हम कहते हैं एन पी। और वेरिएंस क्या होता है बच्चों, वेरिएंस होता है एन पी क्यू। अच्छा, अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी हो तो कुछ भी नहीं करना, इस पे स्क्वायर रूट लगा लेंगे तो ये हो जाएगा रूट एन पी एन क्यू। ठीक है। और ये एक बात आपने अच्छे से याद रखनी है कि मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ऐसा होता है, हर केस में ऐसा नहीं होता।
मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरियंस। अच्छा, वेरियंस और स्टैंडर्ड डिविएशन का रिलेशन में कोई फिक्स नहीं है। कोई भी वैल्यू बड़ी और कौन सी कोई भी वैल्यू छोटी हो सकती है, ठीक है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बस ये याद रखिएगा। और यहाँ पे जो चीज़ हमें डिस्कस करनी थी वो पी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और क्यू आपके पास उस सक्सेस का अपोजिट हो जाएगा, जिसको निगेशन कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कह सकते हैं, ठीक है। सो हमने लास्ट क्लास में हमने बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था, जिसमें कैपिटल एन हमने डिस्कस किया था और उसको मल्टीप्लाई किया था। तो अब हम कर लेते हैं फिटिंग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। फिटिंग कैसे होती है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, सम का मतलब क्या है, सम वन के बराबर आता है नहीं आता, बट अगर एन की वैल्यू कुछ और आ रही है तो वो क्या बनता है, ठीक है। सो ये टेबल से देख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझ में आ जाएगी बात, क्वेश्चन से ही समझ में आएगी। यह है फिटिंग अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक का नाम है फिटिंग अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब फिटिंग अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपको क्वेश्चन से बेहतर समझ में आ जाएगा। एक हम सिंपल से ज़्यादा लेंदी मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं लेते, हम सिंपल सी एक ऐसी कंडीशन लेते हैं जिससे हम बात भी समझ सकें और हमारा काम भी हो पाए, ठीक है। सो हम लेंगे कंडीशन में, एक मैं टेबल बना लेता हूँ तो बात समझ में आ जाएगी। मैंने एक टेबल ले लिया। टेबल के अंदर डाटा गिवन है मेरे पास कुछ। डाटा में क्या गिवन है, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ हेड्स हमें गिवन है, जिसको हम एक्स कह सकते हैं। और सेकंड चीज है फ्रीक्वेंसी। सो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। और डाटा गिवन है जीरो, मतलब अगर हेड जीरो आए तो, वन आया तो, टू आया तो, कितनी दफा आया, जीरो जो है वो हेड जीरो दफा 10 टाइम्स आया। वन टाइम जो आया वो आया, वन जो है 40 टाइम्स आया। टू जो है वो 50 टाइम्स आया। देन थ्री, फोर, बस थ्री एंड फोर पे एंड करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास टोटल जो है वो थ्री जो है वो 20 टाइम्स आया हेड, और फोर हेड जो है 5 टाइम्स आया। इसका मतलब है ये फोर हेड्स की, वो 4 पॉइंट्स की बात है। तो टोटल कितना है हमारे पास, टोटल याद रखिएगा, क्योंकि टोटल से ही हम काम करेंगे, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। और ये फिटिंग ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस हम देख रहे हैं। टोटल 125 है, ठीक है। अब हमें सबसे पहला काम ये करना है बच्चों, कि आप सबसे पहले इस डाटा को सॉल्व करने लगोगे तो आपने क्या निकाल लेना है, मीन निकाल लेना है, ठीक है। मीन क्या करता है, मीन हमें पता है वो इक्वेट करता है एनपी को। तो हम पी और एन की वैल्यू, एन तो हमें पता है, चार हेड्स की बात हो रही है यहाँ से। अब जो ना, इन वर्डिंग से इससे आइडिया लगा सकते हो। हम यहाँ अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, इट मीन्स डिस्कशन जो उसमें हो रहा है ऑफ 4 पॉइंट्स। मतलब 4 पॉइंट्स का मतलब है ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इसका 4 पॉइंट्स का मतलब है ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, ये हो जाएगी एन की वैल्यू, ठीक है। हमने इससे एक्सट्रैक्ट किया। और हमें पता है कि मीन किसके बराबर है, मीन बराबर है एन पी के। तो हम अगर हमारे पास ग्रुप डाटा गिवन है तो हम एफ एक्स अपॉन एफ के फॉर्मूले से डायरेक्टली क्या निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। एफ एक्स अपॉन एफ का मतलब वही आपको कॉलम बनाना पड़ जाएगा एफ एक्स का, तो मैं यहीं पे बना लेता हूँ एफ एक्स का कॉलम एक। सो ये तो जीरो हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये 60, और ये 20, ठीक है। इन सबको प्लस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, समीशन एफ एक्स आ जाएगा। समीशन एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है, कमोबेश 220 बन रही है मेरे हिसाब से। हाँ, इतनी बन रही है।
ठीक है, तो 220 को हम डिवाइड कर देंगे किससे बच्चों, 125 से। क्यों, फॉर्मूला क्या होता है, एक दफ़ा जस्ट रिकॉल के लिए लिख लेते हैं ताकि याद रहे ये बात भी, ताकि इसमें भी परेशानी ना हो। अब सवाल होता है सर एनपी से क्यों नहीं निकाला, तो बेटा हमें एन तो पता चल गया बट पी नहीं पता। तो हम इसको, क्योंकि ये डाटा हमारे पास पूरा टेबल की फॉर्म में गिवन है, तो हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, पुराने मेथड्स कोई भी वेस्टेज में नहीं है, सब इस्तेमाल के। तो जब हम डिवाइड करेंगे 220 को 125 से, तो आपके पास मीन का आंसर आ रहा है 1.76, और हमें पता है मीन बराबर होता है एन पी के। तो मीन की वैल्यू 1.76 है, और एन की वैल्यू हमने पता कर ली थी, वो 4 है। और पी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 1.76 बच्चों, डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 0.56। ठीक है। ये 0.56 किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू है। अब आगे बढ़ेंगे बेटा, अब आपको क्या करना है, पूरा टेबल फिट करना है और क्यू की वैल्यू भी निकालनी है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्यू का, तो हमें पता है क्यू बराबर होता है 1 - पी से। तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 - 0.56, जिसका मतलब हो जाएगा 0.44। ठीक है, अब हमारे पास डेटा में ना 0 से लेके 1 2 3 4 के पूरा टेबल बनाना है। तो एक हम टेबल बना लेते हैं। इस तरह हम कॉलम बना लेते हैं इसमें, ताकि हम उसमें एक्स की वैल्यू अलग कर लें, फिर प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे उसकी। और यहाँ पे ना हमें ना टोटल से वर्किंग करनी है, क्योंकि ये ना ग्रुप डाटा है, तो इसमें आपके पास जितनी भी वर्किंग है उसमें 125 लाजमी मल्टीप्लाई होगा। तो हम देख लेते हैं कि इसमें 125 मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या वर्किंग करनी है। एक हम लाइन और बना देते हैं। ठीक है, सो अब हम डाटा की हेडिंग डाल देते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ हेड्स, जिसे हम कह रहे हैं एक्स। फिर है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, मतलब इसकी हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। टेबल फिटिंग इसको इसी से होती है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं जो। ठीक है, टेबल फिटिंग हो जाएगी, इससे पूरा टेबल फिट होके प्रॉपरली प्रोबेबिलिटी से सब फिक्स हो जाएगा अभी, क्योंकि रैंडम हुआ है ना प्रॉपरली। जीरो यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, इस जीरो के लिए हिसाब से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है NCR, और यहाँ पे एक्स की जगह वो है 0, 4C 0 हो जाएगा, फिर पी के साथ आ जाएगा पावर में। सबसे पहले हम लिख लेंगे क्यू के साथ पावर में आ जाएगा N, X, वो 0 हो जाएगा, और 0.56 मतलब पी के साथ आ जाएगा पावर में 4 - 0, तो आपका आंसर आ रहा है 0.0983। ठीक है, फिर इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है बेटा, 125 को मल्टीप्लाई कर देना है आंसर से, जो 0.0983 आ रहा है, तो आ जाएगा 12.3। ठीक है, फिर हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वाली वैल्यू पे जो 1 है, वहाँ पे 1 पे आ जाएगा 4C1, 0.44 की पावर 1 हो जाएगी अब, और 0.56 की पावर हो जाएगी 4 - 1, और इसको आपने कैलकुलेटर में सॉल्व किया डायरेक्टली तो आ जाएगा 0.3091। और यहाँ पे भी बेटा 125 जब मल्टीप्लाई होगा 0.3091 से, तो इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो जाएगी, कि जिस हिसाब से इसकी वैल्यू है उस हिसाब से ये हो जाएगा 38.6 का वेटेज। ठीक है, फिर हम आएंगे सेकंड वैल्यू पे, 2 पे आएंगे। सेम मेथड से इस तरह हम टेबल पूरा जनरेट कर सकेंगे। हमें जब टेबल जनरेट करना होगा, जब लिखा जाएगा फिट अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ना, तो इस तरह हम फिटिंग करेंगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। फिर आ जाएगा 4C2। अच्छा, ये कहाँ से बन रहा है, परेशान ना ये नहीं हुईगा, फॉर्मूला लिख देते हैं एक दफ़ा फिर भी, ताकि याद रहे। यहाँ लिख देते हैं ताकि याद दहानी में रहे ये।
फिर होगा इसके बाद इसमें 0.44 की पावर अब 2 हो जाएगी, और 0.56 की पावर 4 - 2 हो जाएगी। तो इसका आंसर आ रहा है बच्चों हमारे पास 0.3643। फिर इसी तरह हम मल्टीप्लाई कर देंगे 125 को 0.3643 से। ठीक है, अभी इसको करते हैं डिवाइड। पहले मैं चाह रहा हूँ कि हम पहले इसको कंप्लीट सॉल्व कर लें। फिर 3 की बारी है, इसी तरह 4C3 0.44 की पावर अब 3 हो जाएगी। फिर 0.56 की पावर में 4 - 3 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.1908। ठीक है, और लास्ट कॉलम भी इसका बना ही लेते हैं जब इतना कर रहा है तो। ये रहा। और 4 रख के करेंगे तो 4C4 0.44 की पावर 4 और 0.56 की पावर 4 - 4। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 0.0375। अच्छा, आपको अगर चेक करना हो कि हमारा आंसर गलत है या नहीं ठीक है, तो आपने टोटल प्रोबेबिलिटी जब निकाली ना, सब निकाला, ये जो जितने भी डेसिमल में आ रहे हैं, इसका आंसर 1 आ रहा होगा लाजमी। ठीक है, और इसकी भी टोटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो यहाँ पे आंसर भी 125 आएगा। वो चेक करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर देखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या मिस कर रहे थे, 125 मल्टीप्लाई किया था 0.3643 से, तो हमारा आंसर आ रहा था 45.5। फिर अगेन 125 मल्टीप्लाई होगा 0.1908 से, तो आंसर आ रहा है 23.9। फिर करेंगे 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.037 से, तो आंसर आएगा 4.7। और इस सबको प्लस कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 125। तो इस तरह हम किसी भी टेबल को फिट कर सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से। फिटिंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, टेबल बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालना हो अगर तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान से क्वेश्चन रहता है। आपको अगर एन की वैल्यू गिवन हो, पी की वैल्यू गिवन हो, तो हम खुद से मीन निकाल सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये काम इजीली पॉसिबल है, कोई मुश्किल नहीं है। और हम इसको हर तरह से सॉल्व कर सकते हैं जिससे अभी हम चाहें वर्किंग करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं बेटा कैसे करते हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो। ये एक नजर आ रहा है, ताकि इसकी एक एग्जांपल भी हो जाए तो फिर ये पूरा टॉपिक हमारा वाइंड अप हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मीन ऑफ ए पॉलिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्वेश्चन गिवन है, मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन गिवन है। मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20, और हमें वेरिएंस गिवन है 16। और हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट NPQ। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं ताकि इसमें ये सब कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाए। इसमें हमें वेरिएंस निकालना नहीं है, वेरिएंस गिवन है, मीन हमें गिवन है, और हमें निकालना है NPQ। तो बेटा हमारे पास मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास NP। मीन की वैल्यू हमें गिवन है 20 इज इक्वल टू NP अननोन है, तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर हमारे पास एक और चीज गिवन है, वो है वेरिएंस। वेरिएंस की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 16। और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास NPQ। तो यहाँ 16 बराबर हो जाएगा NPQ के, और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्या करेंगे, देखो अब हमें ना दो दोनों जगह बहुत सारे सारे अननोन वेरिएबल आ रहे हैं। इसको करने के दो तीन मेथड है। आपके पास यहाँ पे NP की वैल्यू 20 आ रही है तो वो पुट कर दें वहाँ पे, या इन दोनों को डिवाइड करा दें। मर्जी है, दोनों चीज़ें बेहतर है। मैं डिवीजन की तरफ जाना चाहता हूँ तो डिवीजन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन लगता है मुझे। डिवाइड कर दें, जो ज़्यादा वेरिएबल्स वाली है उसको ऊपर रखें, डिवाइड 2/1। मतलब डिवीजन में आपके पास न्यूमरेटर पे आएगा 2 वाली इक्वेशन और डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। तो मतलब 16 ऊपर आएगा, 20 नीचे आएगा। लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ पहले, फिर राइट हैंड साइड में NPQ और NP आएगा। कैंसिलेशन करेंगे बेटा, तो N से N कटा, P से P कटा, तो आपके पास जो बचा आंसर में वो बचा हमारे पास
हमारे पास बचा, यहाँ पे पी था, ये पी को कट करेंगे और ये पी को कट करेंगे तो क्यू बचा। अच्छा, यहाँ पे भी कैंसिलेशन हो रही है। 4 4 16, 4 5 20, मतलब 4/5 का मतलब क्या होता है वो भी आप चाहो तो देख लो। 5 4 0 पॉइंट लगाया, 8 40, तो 0.8 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्टली किसकी वैल्यू आ गई बेटा? हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ गया क्यू का 0.8। अच्छा, क्यू तो आ गया, फिर हमारे पास पी तो निकलना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम फेलियर और सक्सेस को प्लस करें तो हमारे पास आंसर 1 बनना है, तो पी प्लस क्यू हमेशा 1 के बराबर होना है। तो यहाँ पे जब हम क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो पी प्लस 0.8 इज इक्वल टू 1, प्लस का 0.8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.2। ठीक है, जब आपके पास पी आ जाए तो फिर आप मीन के फॉर्मूले के अंदर ही, मीन का जो फॉर्मूला था, मीन का फॉर्मूला ये था एन पी। तो मीन की वैल्यू हमें पता थी 20 है, पी की वैल्यू हमें पता है 0.2 है। तो जब 20 डिवाइड होगा 0.2 से, तो आपके पास एन का आंसर आ जाएगा। पॉइंट रिमूव करते हैं तो ऊपर डेसिमल बनते हैं, और 200 को 2 से कट करें तो एन का आंसर आ रहा है 100। तो बेटा बस इस तरह हमने सॉल्व कर लिया। थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह ऐड कर सकते हैं ये, मतलब सिंपल आपके पास अगर एन पी और गिवन है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो क्यू, और फिर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन जो भी निकालना हो इजी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें बेटा। अल्लाह हाफिज़।